आमंत्रित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ। सबसे पहले मैं भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान द्वारा आयोजित जो ये अंतर्राष्ट्रीय राजभाषा महोत्सव है, उसके आयोजन मंडल में जो हमारे भूपेंद्र सर हैं, सर बहुत-बहुत नमस्कार। समीक्षा मैम का नमस्कार। मैम मैं अभी जस्ट फेसबुक से आपसे जुड़ा ही हुआ हूँ और सुबह आज लिंक आया था अचला भूपेंद्र मैम का, मैम को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए एक लाइन में कहूँ तो जो खेल है सारा, वो आँकड़ों का है। खबरें आँकड़ों पर ही बनती हैं। खबरों को छोड़ दीजिए, आपकी सरकारें भी आँकड़ों पर ही बनती हैं। एक इधर, एक उधर। अपराध की बात करें, अपराध में आँकड़ों का किस तरीके से खेल है और ख़ास करके महिला एवं बाल अपराध का। और उसमें भी आप शामिल कर लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर होने वाले या जिन्हें आप कह सकते हैं साइबर अपराध। मेरी इस बात से मुझे लगता है कि पैनल के साथ-साथ श्रोता और दर्शकगण भी सहमत होंगे। जो साइबर अपराध होता है, महिला से जुड़ा हुआ है, उसकी तो रिपोर्टिंग ही कम होती है, तो आंकड़ा ठीक तरीके से तो आ ही नहीं सकता। बाल अपराध में तो बिल्कुल बहुत कम ही मतलब वो परिवार कितना हिम्मत या साहस जुटाता होगा जो अपने साथ या अपने बच्चे के साथ होने वाले अपराध के बारे में रिपोर्ट करता होगा। वो समाज से डरता है, बदनामी होगी, इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे और फिर उस बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसका उसका खुद का अपना मानस किस तरीके से होगा। तो रिपोर्ट बाल अपराध की रिपोर्टिंग ही कम होती है, महिला अपराध की रिपोर्टिंग ही कम होती है। आप हरियाणा में देखिए, राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, पुलिस की बाकायदा एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे थाने हैं, थानों को सेलेक्ट करिए, डेट वाइज़ डेट सेलेक्ट करिए, आपको ऑनलाइन जो एफआईआर होती है, वो मिल जाएगी। हम जब पत्रकार थे तो आमतौर पर ऑनलाइन पोर्टल से ही एफआईआर डाउनलोड करते थे और उसी से खबरें बनाते थे। रोज़ हमें सबसे ज़्यादा जो खबरें मिलती थी वो किसकी होती थी? बाइक चोरी हो गई, सामान चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। लेकिन जब हम खुद फील्ड में उतरते थे या थाने में जाते थे, पुलिस स्टेशन में जाते थे, वहाँ के जो हमारे खबरी हुआ करते थे, सोर्स हुआ करते थे, सूत्र हुआ करते थे या हॉस्पिटल के होते थे, वो महिला अपराध से जुड़ी खबरें हमें बताया करते थे कि अरे मिश्रा जी आज ये हो गया। अरे भाई साहब पत्रकार जी आज ये हो गया। आप दैनिक जागरण या एक्स वाई जेड अखबार से बोल रहे हो आज ये हो गया। फिर हम पता करते थे और उसकी तह में जाते थे। तो उससे एक बात स्पष्ट पता चलती है कि बाल अपराध और महिला अपराध तो रिपोर्ट हो ही नहीं पाते। होते हैं तो उनकी ठीक-ठाक संख्या बताई ही नहीं जाती। फिलहाल मैं राजस्थान से जुड़ाव रखता हूँ। आप आजकल देख रहे होंगे तो खैर कोई प्रदेश अछूता रहा नहीं, कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र तक और हिंदी बेल्ट में तो कोई भी प्रदेश ले लीजिए, वहाँ महिला अपराध और बाल अपराध आंकड़ों पर तो जाइए मत, ज़मीनी हकीकत दर्शकों को और आप सभी को वैसे ही पता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात हमारे समक्ष आती है, आदमी विश्वास करता है। मैं एक माध्यम हूँ, चाहे वो समाचार माध्यम हो या टेलीविज़न माध्यम हो, किसी भी माध्यम से मैं ये बात रख रहा हूँ कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, राजस्थान में एक्स परसेंट महिला अपराध हो रहे हैं या वाई परसेंट महिला अपराध हो रहे हैं। ये लोग भी किसको कोट करते हैं? एनसीआरबी को कोट करते हैं। एनसीआरबी को वो ये मानते हैं कि भाई एक देश है, उसकी एक संस्था है और ये संस्था ईमानदारी के साथ अपने आंकड़ों को प्रस्तुत करेगी। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में उस उन संस्था ऐसे संस्थाओं पर थोड़ी विश्वसनीयता भी कम हुई है और ऐसे आंकड़ों पर ही। कितना भी विश्वास कर लें, दिमाग में एक सेकंड थॉट तुरंत आता है। यार रोज तो अखबार में इस तरीके की खबरें छपती हैं और एनसीआरबी कह रहा है कि 2022 में, 23 में, 24 में महिला के साथ होने वाले अपराध कम हो गए। कई बार इसको ऐसा माना जाता है कि जो सरकारें हैं, वो अपनी इमेज देश में, समाज में चमकाने या सकारात्मक बनाने के लिए एनसीआरबी के इस तरीके के आंकड़ों के साथ खेल कर रही हैं। कई बार इस तरह की खबरें भी आती हैं या विपक्ष या दूसरे लोग इस तरीके के आरोप लगाते हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर होते हैं। लेकिन आप आंकड़ों पर ना जाकर के अपने आस-पास होने वाली घटनाओं को ही देखिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो रही हों या आपके आस-पास में हो रही हों। आपको उन आंकड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
अध्यक्ष महोदय ने शुरुआत में 2 बहुत ही सही कहूँ तो शब्द यूज़ किए, प्रयोग किए, या फिर ऐसे कहूँ कि अ, उन्होंने इस ओर हमारा ध्यान जो है केंद्रित किया कि इस पर बात करनी चाहिए। वो है चुनौतियों का समाधान। ये जो आर्थिक लाभ और मनोरंजन के लिए इस तरीके के अपराध किए जाते हैं या होते हैं, ऐसी चुनौतियाँ जब समाज के सामने आती हैं, तो उसके समाधान क्या है? तो तीसरे बिंदु में जब एनसीआरबी के इस तरीके के आंकड़ों के खेल की जब बात करें, तो ये भी एक प्रकार की चुनौती है। ये भी किसी प्रकार के लाभ के लिए किया जा रहा होगा, छुपाया जा रहा होगा या ज़्यादा बताया जा रहा होगा। अगर अलग-अलग पार्टियों की सरकार है तो राज्य में आंकड़े अपने आप बढ़ गए और केंद्र के आंकड़े अपने आप कम हो गए, या केंद्र के आंकड़े बढ़ गए और राज्य के कम हो गए। पक्ष-विपक्ष इस तरीके से आरोप लगाते हैं, इस तरीके की चुनौतियाँ हैं। उसका समाधान क्या है? तो उस पर सिर्फ़ एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने मन से, अपने आस-पास की चीज़ों से खुद ही तथ्यात्मक विश्लेषण करें, खुद से तर्क करें। वो मुझे लगता है कि किसी भी मशीनरी या किसी भी दूसरे स्रोत पर भरोसा करने से ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, धन्यवाद आपने सौरभ। बिल्कुल ठीक ठीक कहा कि समाज में यदि अपराध समाप्त करने हो तो अपराधों को दर्ज करना ही पड़ता है। को आगे बढ़ाते हुए मैं नैतिक मूल्यों पर बात रखने के लिए ब्रजेश कुमार मिश्रा जी से अनुरोध करूँगा। समाज में अपराध को रोकने के 2 तरीके हैं, या तो हम कानून को सशक्त करके अपराध को रोक सकते हैं, या फिर व्यक्ति के भीतर उसके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ के आधार पे हम अपराधों पे अंकुश कर सकते हैं। व्यक्ति को पहले से ये पता हो कि ये काम करना कानून की दृष्टि में गलत है, ये काम गलत है तो मैं नहीं करूँगा, ये काम सही है। सही और गलत की पहचान वो नैतिक पक्ष के आधार पे हो सकती है, और आप इस नैतिक मूल्यों को हम वर्तमान में जो है काफ़ी प्रभावित तो हुए ही हैं समाज के, और एक शिक्षक के तौर पे आप शिक्षक भी हैं, विश्वविद्यालय में भी हैं, और इस युवा पीढ़ी से आपका प्रत्यक्ष तौर पे सीधा जुड़ाव है, तो आप किस तौर पे इस विषय को देखते हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ। इसमें एक चीज़ और भी जोड़ सकते हैं, सशक्त कानून और नैतिक मूल्य तो सही बात है। मुझे लगता है कि जो तीसरा पक्ष आज के समय में जुड़ना चाहिए वो है सही जानकारी होना। आदमी सोशल मीडिया अगर यूज़ कर रहा है, या ऐसे कहूँ कि हम स्मार्टफ़ोन तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस स्मार्टफ़ोन को यूज़ करने के लिए क्या मैं उतना स्मार्ट हूँ? या उस स्मार्टफ़ोन को मैं स्मार्टली यूज़ कर पा रहा हूँ। उस फ़ोन में जितने ढेर सारे ऐप हैं, हर ऐप का अलग-अलग यूज़र इंटरफ़ेस है, उसको किस तरीके से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो सशक्त कानून, नैतिक मूल्य के साथ-साथ मुझे लगता है एक तीसरा पॉइंट भी जोड़ें कि सही जानकारी की जो बात है वो भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले 2-4 उदाहरणों के साथ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ जो अपराध को रोकने की बात हो रही है। देखिए, ये तो तय तौर पर मानिए और मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी ऐसा मानना है कि अपराध आप एकदम से रोक नहीं सकते हैं। आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं, आप उसे कम कर सकते हैं, या समय के साथ वो अपराध अपने आप दिशा बदल ले। पहले बैंक में जाते थे पैसा निकालने और वहाँ से लौट रहे हैं, तो बाइक से बैग ही छीन ले गए, या माताजी या कोई पैसा निकाल के लौट रही है बैंक से, गलत सिग्नेचर कर दिए, या वो बैंक से बाहर आई तो उनका वो झोला छीन के भाग गए। आजकल ऐसे ही बुजुर्गों, महिलाओं या युवाओं के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है, अब ऐसा हो गया। बल्कि आप देखेंगे ना, तो अब अपराध बढ़ गए, कम नहीं हुए, और वो दिशा बदल लिए। अब वो साइबर अपराध, साइबर बुलिंग या इन सब की तरफ चले गए। जैसे अगर आपको याद हो या आप गूगल भी करेंगे तो 2022 में एनसीआरबी के आंकड़े आए। पिछली बार आपने एनसीआरबी का पूछा था। तो एनसीआरबी का आंकड़ा एक जगह साइबर अपराध के बारे में ये कहता है कि 24.4% अपराध बढ़े हैं। वो इस आधार पर कह रहा है कि उनको रिपोर्ट किया गया है। बहुत से तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं। लेकिन पीड़ित लगभग-लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से साइबर अपराध से है, या फिर जो नॉर्मल सामान्य जीवन में अपराध हैं, उनसे है। अब इनको रोकने की जो बात है, जो आप कह रहे हैं कि भई कानून सशक्त कर दें, मजबूत कर दें, तो निर्भया जैसे हमारे सामने उदाहरण है,
आप देख लें उसमें कानून सशक्त करने के बाद क्या हुआ। कोलकाता वाले मामले में देख लीजिए, कोलकाता मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने कहा कि भाई हम फांसी की सजा दे देंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं कि अचानक से कोलकाता में रेप की घटनाएँ रुक गई या देश में रेप की घटनाएँ रुक गई। और वैसे ही बात करें तो जो नैतिकता की बात है, ऐसा तो है नहीं कि किसी भी परिवार में जो एक ठीक-ठाक परिवार है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार है, तो उसके बच्चे को अगर माता-पिता ठीक-ठाक हैं, तो वो नैतिक मूल्य नहीं दे रहे हैं। आजकल तो गुड टच, बैड टच तो हर जगह बताया ही जा रहा है। अभी एक मैम मैं नाम भूल गया, वो फीलिंग सेफ की बात कर रही थी। तो ऐसा तो है नहीं कि कानून नहीं है या बहुत सशक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर के परिवार के लोग अपने छोटों को या अपने घर के परिवार के लोगों को नैतिक मूल्य नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन क्या अपराध रुक गए? क्या अपराध कम हो गए? ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने से बनाए हुए कानून हैं, वो आज भी लागू हैं। अब हम दंड संहिता और न्याय संहिता लाए हैं, क्या इससे अपराध रुक जाएँगे या कम हो जाएँगे या खत्म हो जाएँगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आज के समय में जब हम 21वीं सदी के 24वें साल में हैं और इसी 21वीं सदी के 25वें साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। आप इस दौर में अपराध को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी से। अगर आपको सही जानकारी है तो। आजकल एक उदाहरण लेता हूँ, आप सबने अखबारों में भी पढ़ा होगा, दर्शक और श्रोता भी सहमत होंगे। फ़ोन आया कि भाई साहब आपका लड़का जो है वो घूमने गया है क्या? हाँ, घूमने गया है। तो देहरादून है और हम पकड़ लिए हैं और सदर थाने से बोल रहे हैं आप जल्दी से पैसा भेजो या ये करो, नहीं तो अभी मीडिया को दे देंगे, बड़े साहब आ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, उसकी ज़मानत करवानी है, 2 लाख डालो, 1 लाख डालो। बचपन में एक कहावत कही जाती थी कि जो आपका कान है, वो कौवा ले गया। आपको किसी ने कहा कि अरे सौरभ जी आपका कान कौवा ले गया, तो कौवे के पीछे दौड़ेंगे या कान पकड़ेंगे अपने? ऐसे ही जो इस तरीके के साइबर अपराध हो रहे हैं, उसमें आप वेरीफ़ाई करिए ना। बच्चा गया था घूमने, बहुत सही बात है, फ़ोन लगाइए, उसका बंद है तो दोस्त को लगाइए, मैसेज डालिए, वेट करिए। अभी लखनऊ की एक डॉक्टर हैं, उनके साथ दुर्घटना हुई, साइबर अपराध की, ढाई 3 करोड़ रुपया चला गया उनका, वो डिजिटल अरेस्ट हो गई। अब आजकल डिजिटल अरेस्ट का ज़माना है, वो 6 दिन तक बेचारी डिजिटल अरेस्ट रही। अब बेचारी आज आज उसकी मानसिकता कैसी होगी भगवान ही जाने। तो वो डॉक्टर है, अच्छे परिवार से है, एमबीबीएस पढ़ी-लिखी है, बेचारी क्या-क्या की होगी। तो क्या उसको कानून की जानकारी नहीं है क्या? या उसके घरवालों ने उसको नैतिकता की जानकारी नहीं दी होगी, नैतिक मूल्य नहीं डाले होंगे क्या? डाले ही होंगे। लेकिन वो कहीं न कहीं इस जानकारी के अभाव में रही कि ये साइबर अपराध है या ये साइबर अपराध का एक चरित्र है, एक पैटर्न है जो मेरे साथ हो रहा है और मुझे इस पर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो ब्रजेश मुझे सर, ये मैं आपको लगता है। टोकने के लिए क्षमा चाहूँगा, हम समय के जी, बंधन से बिल्कुल, बस बंधे हुए 30 हैं। सेकंड में जी, जी, बिल्कुल जी। 30 सेकंड में लास्ट लास्ट यही कहूँगा कि देखिए, जो अपराधी है, जो अपराध कर रहा है, अब वो बहुत स्मार्ट है। आप वेब सीरीज़ देख लीजिए, नेटफ्लिक्स पे है, वो बहुत स्मार्ट है। तो जब आप स्मार्टफ़ोन चला रहे हैं, उसमें बैंक, ऐप, ये सेवाएँ, वो सेवाएँ ले रहे हैं, तो अब आपको भी वो स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो ये सही बात है कि डर राज करता है, कानून सशक्त होने चाहिए, तो कुछ लोग डरते हैं कि वो अपराध ना करें। नैतिक मूल्य मुझे लगता है हर परिवार लगभग देता ही है संस्कार। अब बड़ा होने के बाद वो किसी की संगत में कैसे बदल जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में है, मुझे लगता है वो है जानकारी, सही जानकारी का होना, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। जी सौरभ जी, धन्यवाद। अनुरोध है कि वे आज के हमारे सत्र के अंतिम वक्ता के तौर पे समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं और समापन की ओर जाने से पूर्व इस पूरी चर्चा में समाधान के बिंदु के ऊपर अपनी बात रखें और मुश्किल से जितना संक्षिप्त में वो अपनी बात रख पाएँ, ऐसा अनुरोध है। अब प्रारंभ के 10 सेकंड में अनामिका जी के द्वारा बताए गए सभी बिंदुओं को मेरा समर्थन। तो जिन भी श्रोता ने सुना होगा वो उसको जीवन में उनकी पालना करें। मेरी जो है मतलब व्यक्तिगत अनुरोध है मेरा, वो सारे बिंदु कैसे कहूँ मैं, वो स्मार्ट मूव्स हैं, बहुत छोटे-छोटे पॉइंट हैं, लेकिन बहुत स्मार्ट मूव्स हैं, उनका उनकी पालना करें।
और अपने जो 3 बिंदु मैं जोड़ूँ वो कि जो मशीनरी है हमारी, जो चौथा खंभा है हमारा, या हम जिस भी रूप में जिनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या पत्रकारिता हो, हमें लगता है कि हमें वहाँ पर अपना जो अपनी ज़िम्मेदारी है, उसे ठीक तरीके से निभानी चाहिए। अगर ये चारों स्तंभ अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से निभाने लगें और हर कोई ये समझे कि ब भाई वो जो कर रहा है उससे किसी को नुकसान नहीं है बल्कि अगले का फ़ायदा ही है, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि जानकारी ही बचाव है। आप अधिक से अधिक जानकारी चीज़ों की रखें और स्मार्टफ़ोन यूज़ करने के लिए आप भी स्मार्ट बनें। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आजकल के साइबर अपराध हैं या जो इस तरीके की चीज़ें हैं, पहले तो कोशिश करें कि बचें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ हो गया है और आप साइबर अपराध के शिकार हो गए, तो उसे रिपोर्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि हम पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं या पुलिस के पास ही जाने से डरते हैं कि क्यों बताएँ, क्या करें? और कई बार खुद को भी लगता है कि यार हो सकता है मैंने ही गलत किया हो, पुलिस मुझसे ही 2-4 सवाल पूछ ले तो क्यों करे? तो मुझे लगता है ये गलत है, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। हो सकता है कि आपके रिपोर्ट करने से एक नया रास्ता खुले और उसके बाद शायद कोई उस अपराध से प्रभावित ना हो या पीड़ित ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक विस्तृत विषय को हमने आज